तो आज हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस। सो फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस तरह से काम करता है, तभी आपको उसका पैसिव वॉइस समझ में आएगा। तो एक बार प्लीज़ कोई ना कोई फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वीडियो देख लेना, मैं भी आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम यूज़ करते हैं जब आप फ्यूचर में कोई भी काम कर चुके होंगे या कर लोगे, लेकिन इसमें कोई ना कोई टाइमलाइन ज़रूर आती है, कोई ना कोई डेडलाइन ज़रूर आती है कि इस समय तक आप उस काम को कर लोगे या कर चुके होंगे। जैसे मैंने कहा कि ये वीडियो मैं मंडे तक अपलोड कर दूंगी, मतलब मैंने मंडे तक का आपको टाइम दे दिया है। अब मंडे से पहले भी मैं अपलोड कर सकती हूँ, आज भी मैं अपलोड कर सकती हूँ, लेकिन हाँ मैंने मंडे तक का एक डेडलाइन आपको दे दी कि मंडे तक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, राइट। मैं 20 मार्च तक फीस पे कर दूंगा। तो यहाँ पर 20 मार्च तक आपने डेडलाइन बता दी कि इतने टाइम तक तो मैं कर दूंगा, उससे पहले भी कर सकता हूँ। तो ये होती है आपकी टाइमलाइन, जिसे हम डेडलाइन कहते हैं, टाइमलाइन कहते हैं। मतलब उसमें आप उनको कोई ना कोई एक टाइम बता देंगे कि उस समय तक वो काम हो जाएगा, उससे पहले भी वो काम हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हो, उसमें आप बात करते हो कि मैं मंडे को क्लास लूँगा, तो यहाँ पर क्लास मंडे को ही लोगे, उससे पहले नहीं लोगे। मैं ये वीडियो ट्यूसडे को अपलोड करूँगी, तो यहाँ पर मैं ये वीडियो ट्यूसडे को ही अपलोड करूँगी, उससे पहले अपलोड नहीं करूँगी। तो यहाँ पर ये टाइमलाइन नहीं है। तो जिसमें टाइमलाइन आती है, डेडलाइन आती है, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। और जिसमें डेडलाइन नहीं बता रहे हैं, आप जस्ट टाइम बता रहे हैं फ्यूचर का कोई भी, कि मैं उस दिन ये काम करूंगा, मैं कल ये काम करूंगा, तो उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। सेम यही रूल्स आपका, सेम यही स्पीच जो है वो पैसिव वॉइस में भी अप्लाई होती है। तो इसमें भी कोई ना कोई आपको डेडलाइन यूज़ करनी पड़ेगी कि इस समय तक ये काम हो चुका होगा। और पैसिव वॉइस तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि पैसिव वॉइस क्या काम करते हैं। उसमें एक्शन तो होता है लेकिन डूअर नहीं होता है, काम करने वाला पर्सन नहीं होता है। तो यहाँ पर डूअर होगा ही नहीं, बस आपको टेंस में पैसिव वॉइस को टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो बस टेंस में क्या होता है कि डूअर होता है, जो काम करने वाला पर्सन होगा, और पैसिव वॉइस में वो नहीं होगा। तो ये है फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कहानी। अब चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस को किस तरह से यूज करना है। पहले देखिए, व्हेन डूअर इज अननोन, ये बात मैं हर एक पैसिव वॉइस में एक्सप्लेन करती हूँ। ये हर एक पैसिव वॉइस के लिए है कि जब डूअर अननोन है, मतलब पता ही नहीं है। पहली सिचुएशन तो यही है कि पैसिव वॉइस क्यों यूज होगा, जब आपको डूअर का पता ही नहीं है कि कौन है, काम कौन करेगा, ये पता ही नहीं होगा आपको। जैसे कि द इन्विटेशन विल हैव बीन सेंड बाय नाउ, अब तक इन्विटेशन सेंड कर दिया होगा, अब तक इन्विटेशन सेंड हो चुका होगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये काम हो चुका होगा अब तक, लेकिन किसने किया होगा ये नहीं पता, ये है ही नहीं सेंटेंस में, डूअर का पता ही नहीं है कि कौन है। सेकंड, हम इसे यूज़ करेंगे फॉर्मल लैंग्वेज में बात करने के लिए। जब आप ईमेल राइटिंग कर रहे हैं, या फिर आप जैसे लॉ वगैरह की बातें कर रहे हैं, रूल्स की बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पर फॉर्मल टोन ज़्यादा अच्छी लगती है। या फिर आप प्रोफेशनल वर्किंग है, वहाँ पर फॉर्मल टोन ज़्यादा अच्छी लगती है। तो उसके लिए भी आप पैसिव वॉइस का यूज़ करेंगे टेंसेस की जगह। टेंसेस इतने वहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होते जितनी पैसिव वॉइस में बातें होती हैं। जैसे कि द सिलेबस विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द मंथ, इस मंथ के एंड तक सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो चुका होगा। तो यहाँ पर हम फॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। या हो सकता है मैंने ये जो सेंटेंस है ये किसी नोटिस बोर्ड पर लिखा हो, या मैंने ईमेल में टाइप किया हो, या मैंने बच्चों को ग्रुप में भेजा हो, तो मतलब एक तरीके से हम फॉर्मल टोन में बातें कर रहे हैं, इसीलिए ये यहाँ पर पैसिव वॉइस में यूज हो रहा है, पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट किया जा रहा है ये सेंटेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हेन एक्शन इज इंपॉर्टेंट। जब एक्शन इंपॉर्टेंट तो डूअर का पता भी हो कि कौन करेगा, लेकिन उसके बारे में बात करना जरूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे लिए डूअर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक्शन क्या होगा फ्यूचर में। जैसे कि द रिपोर्ट्स विल हैव बीन सबमिटेड बाय नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक तक रिपोर्ट्स जो हैं वो सबमिट हो जाएंगी, हो चुकी होंगी, दोनों इसकी हिंदी हो सकती हैं। तो कब तक, बाय नेक्स्ट वीक। हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई डेडलाइन मैं ज़रूर बता रही हूँ, बाय नाउ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के एंड तक, बाय द एंड ऑफ द मंथ, एंड बाय नेक्स्ट वीक तक कोई ना कोई डेडलाइन ज़रूर आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक है।
तो सॉरी फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पर जब हमारे लिए एक्शन इंपॉर्टेंट होता है तब हम इसे यूज़ करते हैं। एंड डेडलाइन, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डेडलाइन इसमें बहुत ज़रूरी है कि फ्यूचर में कोई भी काम हो चुका होगा या हो जाएगा किसी भी डेडलाइन तक। जैसे कि द बिल्डिंग विल हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय 2030, 2030 तक जो बिल्डिंग है वो बन जाएगी, कंस्ट्रक्टेड हो जाएगी। तो यहाँ पर डेडलाइन मैंने बताई है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ही नहीं ये बताना कि कौन बिल्डिंग को बनाएगा, कौन बिल्डिंग को बना चुका होगा। यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि बिल्डिंग कब तक बन जाएगी, राइट। तो इन सब सिचुएशन के लिए आप यूज करते हो फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस। याद रखना इसमें जो ये डेडलाइन है, डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस बन सकता है। तो डेडलाइन बहुत ज़रूरी है, डेडलाइन ज़रूर रख लो। मैंने डेडलाइन भी आपको बता दी कि क्या होती है डेडलाइन, क्या होती है टाइमलाइन, राइट। जब फ्यूचर में आप कोई ना कोई टाइम बता रहे हो कि मंडे तक हो जाएगा ये काम, 2030 तक हो जाएगा ये काम, 12 मार्च तक हो जाएगा ये काम, सुबह तक हो जाएगा, मंडे तक हो जाएगा, कल शाम तक हो जाएगा, ये एक डेडलाइन है। डेडलाइन वो होता है कि मतलब आपने इतना बोल दिया कि मंडे तक ये काम हो जाएगा, लेकिन मंडे से पहले भी हो सकता है। लेकिन मंडे एक डेडलाइन है, ये होती है डेडलाइन। लेकिन काम मंडे को ही होगा, वो डेडलाइन नहीं है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा फिर। ओके, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से आता होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस तरह से यूज होता है, तो आपको फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस भी क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी हिंदी पहचान की। इसकी दो हिंदी हैं, हो चुका होगा या किया जा चुका होगा। कोई भी काम आपने कर लिया होगा, ये भी इसकी हिंदी हो सकती है, कर लिया होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से याद रहे। कर लिया होगा, ये भी इसकी हिंदी हो सकती है, ठीक है। हो चुका होगा, किया जा चुका होगा, कर लिया होगा, ये तीनों इसकी हिंदी हो सकती हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस की हिंदी नहीं लिखी है, क्योंकि इतनी सारी अगर हिंदी है तो मैं हर एक सेंटेंस की कितनी हिंदी लिखूंगी। इसीलिए मैं आपके लिए सिर्फ सेंटेंस को एक्सप्लेन करूंगी, उनका मतलब मैं आपको बताऊंगी और हिंदी आप अपने अकॉर्डिंग उसको देखिएगा। तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसकी तीन हिंदी और इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है विल हैव बीन है। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और टाइमलाइन बताने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, टाइमलाइन बताने के लिए आप बाय भी यूज़ कर सकते हो, टिल, अनटिल, बिफोर भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब जब पैसिव वॉइस आएगा तो बीन से आपको पता चल जाएगा ये पैसिव वॉइस है। जब आपको सेंटेंस पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करना है तो विल हैव के बाद बीन लगाना मत भूलना, अदरवाइज वो पैसिव वॉइस नहीं रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करने हैं। सारा फंडा तो यहीं आता है, सारी मुसीबत तो यहीं पर आती है। जैसे कि मैं हर एक वीडियो में मैं ये बात को रिपीट करती हूँ, हर एक वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ कि तीन सिचुएशन आप याद रखो, तीन तरह से आप सेंटेंस को फ्रेम कर लेना, आपका सेंटेंस गलत होगा ही नहीं 99%। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे मैंने कुछ जो स्टार्टिंग की वीडियोस है उसमें मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है, लेकिन मैंने उसको और आसान बना दिया, मैंने जो रूल है उसको और आसान बना दिया, मैंने सब्जेक्ट को हटाकर ऑब्जेक्ट लिख दिया। आप ये समझ लो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही आएगा क्योंकि सब्जेक्ट तो है ही नहीं। क्योंकि अभी तक स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सब्जेक्ट क्या होता है कि जो काम करने वाला इंसान होता है वही सब्जेक्ट होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपका कोई नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपका इट भी हो सकता है, देयर भी हो सकता है, तो कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे फंडा ही हटा दिया। आप भूल जाओ कि सब्जेक्ट कुछ है, आप ये सोचो कि पूरा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है, मतलब डूअर होता ही नहीं है, तो फिर किससे सेंटेंस बनेगा, ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बनेगा। अब ऑब्जेक्ट कितने तरह के होंगे, तीन तरह से आपके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अगर सेंटेंस में आपका नाउन बताया गया, नाउन दिया गया तो वो नाउन आपका ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले आप उस नाउन को रखो, उसके बाद विल हैव बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और टाइमलाइन के लिए बाय। समझ में आया। और अगर जैसे कि यहाँ पे लिखा द होमवर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द इवनिंग, इवनिंग तक होमवर्क कंप्लीट हो चुका होगा, इवनिंग तक होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो होमवर्क है वो क्या है, वो एक नाउन है। और द से भी आपको पता चल रहा है कि ये एक नाउन है क्योंकि द सिर्फ नाउन के साथ में आता है, ए एंड द सिर्फ नाउन के साथ में आते हैं। तो द होमवर्क क्या है, नाउन है। देखा, तो सेंटेंस में जो नाउन है उसको आपने पहले रख दिया क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर सेंटेंस में आपका कोई
पर्सन ऑब्जेक्ट दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ लिखा यस ये वाला, तो एवरीवन विल हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय नाइट। अब यहाँ पर एवरीवन जो है वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, वो आपका डूअर नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग है कि एवरीवन विल हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय नाइट, नाइट तक सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इन्फॉर्म एवरीवन नहीं कर रहे हैं, एवरीवन को इन्फॉर्म किया जाएगा, राइट वो खुद इन्फॉर्म नहीं करेंगे, उनको कोई ना कोई इन्फॉर्म करेगा। तो वो जो इन्फॉर्म करने वाला इंसान है वो तो है ही नहीं सेंटेंस में। तो यहाँ पर जो ये एवरीवन है ना, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर कोई इंसान ऑब्जेक्ट दिया गया तो सबसे पहले आपको फिर वो रखना है, उसके बाद विल हैव बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दो तरह से आपको समझ में है। अगर सेंटेंस में नाउन है तो सेंटेंस में नाउन से सेंटेंस को ट्रांसलेट करो। अगर सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट कोई इंसान दिया गया तो उससे आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करो। अब थर्ड सिचुएशन है कि ना ही सेंटेंस में कोई नाउन है, ना ही सेंटेंस में कोई भी इंसान है, तो कैसे सेंटेंस ट्रांसलेट होगा? सेंटेंस में सिर्फ एक्शन दिया गया है, तब आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा इट से। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है इट विल हैव बीन रिपेयर्ड बाय 9 बजे तक ये रिपेयर हो जाएगा। अब वो इट जो है वो कुछ भी हो सकता है, हम किसी भी चीज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ गाड़ी है या कुछ भी रखा हुआ है, मैं कह रही हूँ ये 9 बजे तक ठीक हो जाएगा, ये 9 बजे तक ठीक कर दिया जाएगा, ये 9 बजे तक ठीक हो चुका होगा। तो मैंने डेडलाइन दे दी 9 बजे तक हो जाएगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, तो मैं उसे इट कह रही हूँ। तो अगर सेंटेंस में आपका नाउन दिया गया तो सेंटेंस आप नाउन को पहले रखो, फिर सेंटेंस को फ्रेम करो। अगर सेंटेंस में कोई इंसान दिया गया है, ऑब्जेक्ट में कोई इंसान है, तो उस इंसान को पहले रखो, फिर सेंटेंस को ट्रांसलेट करो। और अगर सेंटेंस में ना ही नाउन है, ना ही आपका कोई इंसान है, सिर्फ आपका एक्शन है, तो आप सेंटेंस को इट से स्टार्ट करो। आई होप आपको ये 3 सिचुएशन याद हैं, आपको मैंने हर एक वीडियो में एक्सप्लेन की हैं। तो इस तरह से अगर आप सेंटेंस को फ्रेम करते हैं तो 99% आपका सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं होगा। 1% इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता ना आप किस तरह से क्या बोलना चाह रहे हो, ठीक है। तो अब सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए आपको पता ही चल गया। चलिए अब बाकी के एग्जाम्पल्स को रीड करते हैं। ये हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि होमवर्क इवनिंग तक कंप्लीट हो जाएगा, होमवर्क इवनिंग तक कंप्लीट हो चुका होगा, दोनों इसकी हिंदी है। द रोड्स विल हैव बीन रिपेयर्ड बिफोर द रेनी सीजन। रेनी सीजन से पहले, ये भी एक डेडलाइन है, रेनी सीजन से पहले जो रोड्स है वो रिपेयर हो जाएंगे, बारिश के मौसम से पहले रोड्स जो है वो बन जाएंगे। द हाउस विल हैव बीन पेंटेड बाय नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक तक जो हाउस है वो पेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक क्या है? एक डेडलाइन है, तो यहाँ पर बाय यूज हो रहा है। इट विल हैव बीन रिपेयर्ड बाय 9 बजे तक ये ठीक हो जाएगा, 9 बजे तक ये ठीक हो चुका होगा। एवरीवन विल हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय नाइट। सभी को नाइट तक इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। द ब्रिज विल हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय 2027। 2027 तक जो ब्रिज है वो कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा, बन जाएगा, एक डेडलाइन बता दी है। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स विल हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय देन। तब तक स्टूडेंट्स को बता दिया जाएगा, तब तक स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है ये एक नाउन है, मन में आ रहा है? नेक्स्ट द टिकट्स विल हैव बीन बुक्ड बाय इवनिंग। इवनिंग तक जो बुक्स है वो टिकट्स जो हैं वो बुक हो जाएंगे। तो टिकट्स विल हैव बीन बुक्ड बाय इवनिंग, शाम तक जो टिकट्स हैं वो बुक हो जाएंगे। द केस विल हैव बीन सॉल्व्ड बाय द पुलिस बाय द वीकेंड। पुलिस के द्वारा जो केस है वो वीकेंड तक क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। अब एक मैं यहाँ पे आपको चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप डूअर को भी मेंशन करना चाहते हो पैसिव वॉइस में, तो उसका रूल क्या है? उसका रूल ये है कि फिर आपको सेंटेंस के लास्ट में जो डूअर है, जो एक्शन करेगा, क्योंकि इस सेंटेंस में देखो एक्शन करने वाला इंसान है, ये कौन है? पुलिस। पुलिस के द्वारा जो केस है वो सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ पर जो डूअर भी है, सॉल्व करने वाला इंसान भी है, लेकिन रूल क्या है? आपको बाय लगाकर सेंटेंस के लास्ट में बाय लगाकर आपको डूअर को रखना होता है। by everyone, by night, by the police, by my mom, by my sister, by you, by me, by him। आपको वो जो इंसान है, जो डूअर है, वो आप रख सकते हो, लेकिन बाय लगाकर आपको रखना पड़ेगा। लेकिन मेरी मानो तो आपको अगर पुलिस को, मतलब डूअर को अगर आपको मेंशन करना ही है, अगर आपको बताना ही है डूअर के बारे में, तो फिर आप सेंटेंस को पैसिव वॉइस में क्यों ट्रांसलेट कर रहे हो?
आप पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट मत करो ना, आप फिर सेंटेंस को ट्रांसलेट करो टेंसेस में, राइट। ये मेरा मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बाय लगाकर डूअर के बारे में मेंशन कर सकते हैं, वो भी सेंटेंस के लास्ट में। उसके बाद आ गया बाय द वीकेंड, वीकेंड तक जो केस है वो सॉल्व कर दिया जाएगा पुलिस के द्वारा। द बिल्स विल हैव बीन पेड बाय द ड्यू डेट, ड्यू डेट तक जो बिल्स हैं वो पे कर दिए जाएंगे। विल द, ये आपका एक क्वेश्चन है, विल द आइटम्स हैव बीन पैक्ड बाय आफ्टरनून, क्या आफ्टरनून तक जो आइटम्स हैं वो पैक हो जाएंगे, राइट, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के लिए विल सबसे पहले आएगा, उसके बाद आपका जो नाउन दिया गया है या कोई इंसान है वो, या मतलब ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। द कार, अब ये आपका एक नेगेटिव है, द कार विल नॉट हैव बीन, जो नॉट है वो विल के बाद आएगा। द कार विल नॉट हैव बीन वॉश्ड बाय इवनिंग, कार इवनिंग तक नहीं धुल पाएगी, नहीं है पॉसिबल। नेक्स्ट है द प्रोजेक्ट विल हैव बीन अप्रूव्ड बाय कमेटी बाय द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पर भी मैंने क्या करा है, डूअर को मेंशन कर दिया, लेकिन देखो बाय लगाकर मेंशन किया, ठीक है। तो कमेटी के द्वारा जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव्ड हो जाएगा, कब तक, बाय द नेक्स्ट वीक तक। द रिजल्ट्स विल हैव बीन अनाउंस्ड बाय द इवनिंग, इवनिंग तक जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस किस तरह से यूज़ करते हैं। आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अच्छे से नोट्स बनाना, और ये चीज़ बिल्कुल मत भूलना, टाइमलाइन को बताने के लिए आप बाय, टिल, अनटिल और बिफोर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें डेडलाइन बिल्कुल बताना कंपल्सरी, आपको बताना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी जा सकता है, ठीक है। तो डेडलाइन आपको बहुत अच्छे से मेंशन करनी है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर एक पैसिव वॉइस में आती है। तो ये था आपका लास्ट पैसिव वॉइस। अब जो है आपके जो बेसिक पैसिव वॉइस होते हैं टेंसेस के और मॉडल वर्ब्स के, वो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, पूरी प्लेलिस्ट आपके पास है। अब अगर आप एडवांस यूजेस भी सीखना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, अदरवाइज़ मैं इस प्लेलिस्ट को यहीं तक ख़त्म करना चाहूँगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मुझे आगे की जो प्लेलिस्ट है उस पर वीडियोस बनानी है, मतलब एडवांस यूजेस भी सीखना चाहते हैं आप पैसिव वॉइस के, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। और आज का वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको आसान लगे पैसिव वॉइस, और पूरी प्लेलिस्ट देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है, अभी तक चीज़ें क्लियर हुई पैसिव वॉइस के बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।